अस्सलामुअलैकुम पेरेंट्स, क्या हाल है आप लोग के। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह अच्छे होंगे। रेमेडियल थेरेपी क्लिनिक यूट्यूब चैनल में आप लोग को वेलकम किया जाता है और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और तमाम पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिनके बच्चे आपको लगता है अफेक्टेड हैं। पेरेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है इस वीडियो का वो है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम आप लोगों को बच्चों को हेल्प करता है कि बच्चे बहुत जल्द अपनी जो डिलेड माइलस्टोन्स हैं उनको कवर कर सकें। और आपको जिस भी एरिया में लगता है कि बच्चा डिविएशन की तरफ जा रहा है तो आपने उस सेक्शन को लेकर, उस एरिया को लेकर आपने थेरेपीज स्टार्ट कर देनी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि कुछ पेरेंट्स को बहुत जल्दी रियलाइजेशन होना शुरू हो जाती है और कुछ हमारे डिसऑर्डर्स या डिसेबिलिटीज़ विजिबल होते हैं और जो कि हमें बाय बर्थ ही पता चल जाते हैं, और कुछ डिसऑर्डर्स या डिसेबिलिटीज़ हमें आफ्टर बर्थ पता चलते हैं। और फिर ये भी होता है कि पेरेंट्स को जिस तरीके से भी जब भी पता चलता है तो वो जब ही अपने बच्चे की थेरेपीज़ कराना स्टार्ट कर दें। अगर आप पेरेंट्स थेरेपीज़ लेट करवाते हैं तो माइलस्टोन, डिलेड माइलस्टोन का तो बच्चों को इशू होता ही है, लेकिन फिर आप भी अगर थेरेपीज़ लेट करवाते हैं, ये देखें ये आइडियल एज है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम की, बहुत आइडियल एज है। इनका जो बच्चे की जो क्रेडिट जाता है इनकी मदर को जाता है कि वो इतनी ज़्यादा फुली अवेयर्ड हैं कि उन्होंने अभी से इतनी सी एज में ही बच्चे की थेरेपीज़ स्टार्ट कर दी हैं। तो मैं आपको ये कह रही थी कि आप लोग जब भी अब अपने बच्चे को देखें कि कुछ डिफरेंस है बच्चों में, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और फिर आपको डॉक्टर बताता है तो उस हिसाब से आपने बच्चे की थेरेपीज़ स्टार्ट कर देनी है। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि बच्चा बड़ा होगा तो फिर ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे जितने बड़े होते रहते हैं उनके प्रॉब्लम्स भी उतने ही बड़े होते रहते हैं और फिर मुश्किलात होती रहती हैं और रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पेरेंट्स, आप लोगों को मैं बताते चलूँ कि 5 डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं हमारे, जिसमें ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, लैंग्वेज, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल बिहेवियरल होता है। अब ग्रॉस मोटर में क्या होता है, बच्चों की क्रॉलिंग है, सिटिंग है, वॉकिंग है। फाइन मोटर में क्या होता है कि बच्चे को किस एज में अपनी पिकिंग पावर को, पिकिंग स्किल्स को इन्हेंस करना है और कौन कौन से स्टेजेस हैं जिसमें बच्चे को मैक्सिमम चीज़ें आ जानी चाहिए। लैंग्वेज में भी इसी तरीके से होता है कि बच्चा पहले बैबलिंग करना स्टार्ट करता है और इस तरीके से लैंग्वेज के भी बहुत सारे माइलस्टोन्स होते हैं कि बच्चे ने किस एज में कितनी अपनी लैंग्वेज को, स्किल्स को इन्हेंस करना है, चाहे वो एक्सप्रेसिव हो या फिर रिसेप्टिव हो। बाकी कॉग्निटिव में भी हमारे पास यही आता है कि अकॉर्डिंग टू एज बच्चे की कॉग्निशन कितनी है, मतलब एबिलिटी टू लर्न, बच्चा कितनी हद तक चीज़ों को समझता है अपनी एज की अकॉर्डिंगली। फिर होता है सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल कि बच्चा किस लेवल पे आके सोशलाइज हो रहा है, इमोशनल अटैचमेंट बच्चे को हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें जब आप बच्चे के अंदर नोट करते हैं कि वो डिविएशन की तरफ जा रहा है, डिलेड माइलस्टोन की तरफ है, मेरा बच्चा दूसरे बच्चों से थोड़ा सा पीछे जा रहा है, तो आपने उसी वक्त बच्चे की थेरेपीज़ स्टार्ट कर देनी है। अब मदर्स के लिए मैं एक इजी टिप बताती हूँ कि आपके बच्चे का जो भी एज है, आपने उस एज के माइलस्टोन्स निकालने हैं, गूगल करने हैं, और उस एज में जो माइलस्टोन्स आ रहे हैं तो फिज़िकल एज को आपने बच्चों की इंटेलेक्चुअल एज से मैच करना है। उनकी फ़िज़िकल और इंटेलेक्चुअल एज पैरेलल आनी चाहिए। अगर डिविएशन आ रही है उनके लर्निंग स्किल्स को लेके, तो आप ये समझ जाइए कि मेरा बच्चा इतने महीने डिलेड है। अब जिस महीने की, जिस मंथ की बच्चे की स्किल्स वीक हो रही हैं तो वो आपने उसको सिखानी है थेरेपिस्ट की मदद से। पेरेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर मैं बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊँ कि माइलस्टोन्स मैं आपको समझाऊँ तो बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टली मैं बताती हूँ कि थोड़ा सा मैं आसान करती हूँ आप लोगों को कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी सबसे पहले हम सकिंग चेक करते हैं कि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है बच्चा तो
आप समझ लीजिए कि कुछ डिविएशन आ रही है। फिर जब एक माह का बच्चा होता है तो वो स्माइल पास उसको करनी चाहिए, स्माइली फेस उसका होना चाहिए। अगर आप उसके साथ खेल रहे हैं तो उसको आपको स्माइल देनी चाहिए। अगर वो बच्चा आपको स्माइल नहीं दे रहा, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, तो समझ लीजिए कि डिविएशन है। फिर 3 से 6 माह में बच्चा रोल ओवर शुरू कर देता है, मतलब कि बच्चा अपनी जगह से सिरकना शुरू कर देता है। फिर 6 से 9 माह में बच्चा क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है। अब 6 से 9 माह के दरमियान अगर बच्चा क्रॉलिंग नहीं कर रहा तो आप समझ जाइए कि बच्चा डिविएशन की तरफ जा रहा है। 9 से 12 महीने में बच्चा बैठना शुरू करता है, बैठना लगता है और उसे बैठने में कोई दिक्कत नहीं आती। अगर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग समझ जाइए कि वो डिविएशन की तरफ जा रहा है। 12 टू 18 मंथ्स में बच्चा स्टैंडिंग करना सीखता है, खड़ा होता है विद सपोर्ट, फिर विदाउट सपोर्ट। और 18 टू 24 मंथ्स में बच्चा वॉक पे आ जाता है और 2 टू 3 मंथ्स में 2 टू 3 ईयर्स में बच्चा टॉक पे आ जाता है, बच्चा बात करने लगता है। और 3 ईयर्स में सेल्फ रेलिएंट हो जाता है बच्चा, यानी कि वो अपने आप में डिपेंड करता है और चीज़ों को ख़ुद से समझता है, सीखता है। पेरेंट्स, मैंने जो आपको सारे माइलस्टोन्स बहुत ही मुख्तसर करके और बहुत आसान करके बताए हैं, इनमें अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है तो आप थेरेपीज़ स्टार्ट करवा दीजिए। बाकी जितने भी हमारे YouTube चैनल्स हैं जो कि स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड हैं, आप उनको विज़िट करें ताकि आपको अवेयरनेस क्रिएट हो कि आपको घर में क्या कराना है। क्योंकि आप बच्चे के पास मैक्सिमम टाइम के लिए होते हैं और थेरेपिस्ट जो है वो बहुत मिनिमम टाइम के लिए होता है। तो आपको चाहिए कि वीडियोस बार बार आप देखें और सीखें, समझें। अच्छा पेरेंट्स, देखें कि हम लोग बच्चों को किस तरीके से चीज़ें सिखाते हैं। अगर बच्चे इनिशियल स्टेज पे रो रहे हैं तो एक चीज़ मैं और बताती चलूँ कि एक बच्चा सिम्टम वाइज रो रहा होता है और एक बच्चा हैबिचुअल वाइज रो रहा होता है, उसकी हैबिट ही डेवलप हो चुकी होती है और फिर वहाँ से फिर बिहेवियर अराउजल या बिहेवियर प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर बच्चा इनिशियल स्टेज में रो रहा है थेरेपी को लेकर तो आपने स्टैंडर्डाइज थेरेपी नहीं करवानी है, आपने बच्चे को अनस्ट्रक्चर लेके चलना है, बच्चे के साथ आपने रैपो बिल्डअप करनी है। उसके लिए आपको जो भी करना पड़ेगा मैक्सिमम लेवल पे वो आप बच्चे के साथ करेंगे, क्योंकि बच्चा अगर आपको एक्सेप्ट करेगा तो ही वो थेरेपीज़ को, आपकी लर्निंग को, आपकी टीचिंग को एक्सेप्ट करेगा और वो सीखेगा। अगर बच्चा आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो आपसे मानूस नहीं होगा तो बच्चा कुछ भी लर्न नहीं करेगा। सबसे पहली बात यह है कि आपने बच्चे के साथ, जब मदर्स भी काम करती हैं या थेरेपिस्ट भी काम करते हैं, तो उनको पॉजिटिव रहना है। उनको अपनी थकन, अपने टेम्परामेंट्स, अपनी इंडिविजुअल लिमिटेशंस उनको बच्चों के ऊपर इम्पोज नहीं करनी है। और आपने खुदारा अपने माइंड को भी इस कदर एग्जॉस्ट नहीं करना, इस कदर आपने अपने माइंड को फुली नहीं करना कि मैंने ये बच्चे को सिखाना ही सिखाना है। बच्चे बहुत प्लेफुल इन्वायरमेंट में जितना अच्छा सीखते हैं, बच्चे इनडायरेक्टली जितना अच्छा सीखते हैं उतना अच्छा डायरेक्टली नहीं सीखते हैं। और बच्चे तमाम चीज़ें सीख रहे होते हैं, बस उनके इंटरेस्ट की बात होती है। अच्छा पेरेंट्स, आप लोगों ने बच्चों के रोने से घबराना नहीं है। बच्चे अगर शुरू में रोते हैं तो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर बच्चा 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक मुस्तकिल थेरेपीज़ लेते लेते रो ही रहा है तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है। सेकेंडली, हमने ये भी देखना है कि बच्चों को हमने किस तरह से पज़ल्स के थ्रू और टॉयज़ के थ्रू अपने पर्पस फुलफ़िल करने हैं। बच्चों को हमने कॉग्निटिव स्किल्स किस तरीके से हमने डेवलप करनी है। बच्चों की होल्डिंग पे, नेक होल्डिंग पे, सिटिंग पे, प्लेफुल एक्टिविटीज़ के थ्रू हमने काम करना है। पेरेंट्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों के बच्चे, क्योंकि डिफरेंट मदर्स हैं और डिफरेंट उनके बच्चे हैं, तो आप लोग अपने अपने बच्चों की एज को मेंशन कीजिए और जो भी आपके बच्चे की एज है, और फिर गूगल से आप
माइलस्टोन्स निकालिए और फिर वहाँ पे आप खुद चेक कीजिए, तो आप लोग को साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराने की भी ज़रूरत नहीं आएगी। जब आप लोग गूगल करेंगे तो आप लोग को ये अंदाज़ा होगा, पता चलेगा कि मेरा बच्चा किस लेवल पे और किस माइलस्टोन पे कहाँ-कहाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रॉस मोटर है, फाइन मोटर, लैंग्वेज है, कॉग्निटिव है, सोशल इमोशनल बिहेवियर है, यहाँ पे कहाँ-कहाँ लैकिंग आ रही है। जहाँ-जहाँ लैकिंग आ रही है, जो-जो स्किल्स उसके रह गए हैं सीखने के, बस वही हमने सिखाने हैं, चाहे वो थेरेपिस्ट हो, चाहे वो मदर हो। और आप यकीन जानिए कि जब हम थेरेपीज़ स्टार्ट करते हैं तो बच्चे में वाज़े इम्प्रूवमेंट आती है। बच्चे बहुत अच्छे तरीके से लर्न करते हैं, और जितनी डिलेड आप थेरेपीज़ करते हैं उतने ही बच्चे को मुश्किलात पेश आती हैं सीखने में। पेरेंट्स, आप लोग ये देखें कि हमने बच्चों के साथ बहुत 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 पोलाइट होके चलना है। और पेरेंट्स से मैं ये बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन्होंने थेरेपिस्ट के साथ फ्रेंडशिप करनी है, थेरेपिस्ट के साथ उन्होंने प्यार से रहना है। बहुत सारे थेरेपिस्ट बच्चों के साथ डेडिकेटली काम करते हैं, लेकिन मदर्स की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से वो सपोर्ट नहीं होती है, वो मोराल्स उनके नहीं होते, वो बिहेवियर्स उनके नहीं होते, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाए कि मोटिवेशन लेस होती है। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ पेरेंट्स भी बहुत डेडिकेटली थेरेपिस्ट के साथ, बच्चे के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन थेरेपिस्ट उस तरीके से उनके साथ बिहेव नहीं कर रही होती या फिर कोऑर्डिनेट नहीं कर रही होती। थेरेपिस्ट और मदर मिलके ही काम करेंगे तो ही बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगी। पेरेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और अपनी दुआओं में मुझे, मेरे बच्चों को याद रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, आसानियाँ बाँटें, खुश रहिए, अपने फेस में स्माइल रखिए। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम सोचना और समझना छोड़ दीजिए, उसी दिन प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको जो चैलेंज दे दिया गया है लाइफ में, वो आपने एक्सेप्ट करना है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं या फिर आप उसको टेंशन लेके एक हेक्टिक रूटीन बना के एक्सेप्ट करते हैं। हम याद रखिए कि हम अपनी एनर्जीज ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं बेबीज़ के अंदर। अगर हम पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव एनर्जीज़ बच्चे के अंदर जाएंगी और वो बहुत जल्दी रिकवर होगा और हील करेगा। और अगर हम खुद परेशान हैं तो बच्चा भी फिर परेशान रहेगा और वो बहुत देर में उसकी रिकवरी होगी। जज़ाकल्लाह खैरा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे और मेरे बच्चों को अल्लाह पाक मुकम्मल सेहतयाबी और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आप लोगों में आसानियाँ बाँटें, अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानी फ़रमाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।